हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इन दिस क्लास विल बी टेकिंग अ प्रैक्टिस सेशन, यानी कि एमसीक्यूज हम लेने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर। साथ के साथ आप जो है अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी टेस्ट कर सकते हो मेरे साथ में इस एमसीक्यू की क्लास के द्वारा। सो गाइस, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, because this is going to be a very fabulous class. All right, all MCQs are very very relevant for the examination और कई MCQs इनमें से जो है आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। सो हम सभी पे जो है नज़र डालने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो UCSC आपके लिए गाइस दोबारा आ चुका है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कई तरह के टेस्ट दे सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो कई तरह के। ऑल राइट, कॉम्पीट में जो है आप लोग आपस में जो है क्विज वगैरह कर कर, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अकेडमियंस हैं, वो आपस में क्विज वगैरह कर कर जो है यू कैन विन लॉट ऑफ प्राइजेज एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स ऑल्सो। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए हमेशा के लिए जो है अवेलेबल है, ऑप्शन है। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, समझ में आता है तो बिल्कुल गाइज आप जो है अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। आप मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। आप शेड UPSC कोड लगा सकते हो सब्सक्रिप्शन लेते समय, उससे आपको जो भी डिस्काउंट है मैक्सिमम वो मिल जाएगा। और बहुत सारे फ़ायदे जो है जो मेरे कोड से मिलते हैं आपको एक्सक्लूसिवली, वो सारे के सारे आपको जो है भी मिलेंगे। ऑलराइट, सो यू जस्ट यूज़ द कोड शेड UPSC। इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेंगे एंड में। पहले अपन डायरेक्टली जो है क्लास पे चलते हैं। तो आप बच्चों टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पढ़ सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेकर। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन फॉर दैट, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस ओवर देयर ऑल्सो। ऑलराइट, ऑप्शनल भी आप पढ़ सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेकर, आइकॉनिक कॉम्बो या प्लस कॉम्बो, जो भी आपको सही लगे उसमें आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो। और ऑप्शनल की बच्चों कोचिंग जो है मेरे हिसाब से ज़रूरी है, स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। अभी कुछ डेज में हमने जो है स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन किया था, तो आई होप आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे। डू सी दोज वीडियोस ऑल्सो। स्ट्रैटेजी है 1 ईयर स्ट्रैटेजी, CSAT स्ट्रैटेजी, तो भी आप देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो शेड UPSC कोड यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो हैं आपके लिए मेरी तरफ से एक्सेप्शनल बेनिफिट्स हैं। सो बी वाइज एंड चूज द बेस्ट कोड। तो बच्चों डायरेक्टली जो है अब मैं आपको जो है लेके जाने वाला हूँ क्लास पे। ठीक है, डायरेक्टली वी आर गोना जंप ऑन द क्वेश्चंस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, सो लेट्स प्रैक्टिस देम। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा आप आखिर तक जो है साथ दें और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हमने जो है इसमें कवर करा है। ऑल द सब्जेक्ट्स हैव बीन कवर्ड। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चेक हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई थिंक इट इज फ्रॉम द आपको कमेंट सेक्शन में जो है आंसर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सवाल है आपके, ये अभी इसी प्रीलिम्स में आ चुका है। ये 22 प्रीलिम्स 2022 में एज अ स्टेटमेंट आया था। ये यहाँ पर तो एक क्वेश्चन ही आ गया पूरा इस पे बनकर। उसमें एक स्टेटमेंट था कि प्रेसिडेंट जो है, अगर संवैधानिक संशोधन का बिल है 368 का, तो उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है, उसमें एक स्टेटमेंट था। ठीक है, वो इसमें ये पूरा क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आपको आंसर करना है 1 डैश व्हाट इज द आंसर। ठीक है, 1 का क्या आंसर है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप डालिए कि 1 का जो है क्या आंसर है। ठीक है, सो ऑलरेडी आपने पेपर देखा है 2022 का, तो आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों ये एक अलग से एक्सेप्शन है कि डी इज द करेक्ट आंसर है यार। कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो बिल को वीटो पावर होता है उसके पास, एब्सोल्यूट वीटो होता है, कोई बिल को जो है ना कर सकता है, हाँ कर सकता है, या उसको दोबारा भेज सकता है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर बिल जो है, कानून जो है संविधान में संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए है, तो बच्चों प्रेसिडेंट को अपना सिग्नेचर देना ही पड़ेगा, अपना थम्स अप यस जो है देना ही पड़ेगा। ही मस्ट गिव हिज एक्सेंट। इसमें यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है प्रेसिडेंट के पास में। तो ये अपने 2022 में ही क्वेश्चन तो ये नहीं था, बट पूछा यही था उसमें एक स्टेटमेंट में।
अगर आपको ये भी पता था तो वो क्वेश्चन हो जाता आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसे बाकी अमेंडमेंट बिल में जो उसके बाकी जो बिल्स में उसके पास पावर होते हैं, अमेंडमेंट बिल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे जो है बिल बच्चों पास होता है, यहाँ पे ये आपके लिए बताया गया है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन के लिए, ठीक है, कहीं पे भी बिल जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। एक बात आप ये ध्यान रखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि बच्चों ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं, ये पिछले साल पूछा जा चुका था, पिछले से पिछले साल प्रीलिम्स में, कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए राज्यसभा को पसंद नहीं आया ये अमेंडमेंट, ये चेंज नहीं चाहती राज्यसभा संविधान में, तो बस बिल वहीं खत्म हो जाएगा। या लोकसभा को पसंद नहीं है, लोकसभा में रिजेक्ट हो गया, तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों को अलग से अग्री करना पड़ेगा, राज्यसभा को अलग से बैठकर पास करना पड़ेगा, लोकसभा को अलग से बैठ के पास करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अगर दोनों पास कर देते हैं बिल को, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को अपना देना ही पड़ेगा एक्सेंट, उसमें कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी आपके लिए एक तरह से, ये क्वेश्चन तो नहीं था बट कुछ मिलता जुलता सवाल भी जो है एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों इजी सवाल है वैसे, ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर है इसमें से, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है, कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पानी निकालता है ज़मीन में से, ठीक है, और यूज़ करता है उसको ऑब्वियसली। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखिए क्या है, राइट। Yes, but suspensive veto, pocket veto, but not in the case of constitutional amendment. So क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां पर क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वही इजी क्वेश्चन है यार, कोई खास नहीं है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ही है इसका। कोई ज़्यादा आपको पता ही, हमारा जो एग्रीकल्चर है बच्चों रेन फेड है, ड्राईलैंड फार्मिंग है, कोई इरिगेशन की ज़्यादा सुविधा नहीं है, क्या नदियों का पानी ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पाता है, बारिश के भरोसे फिर काम सारा हो नहीं पाता है। तो किसान जो है अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर से पानी निकालता है और उससे अपनी खेती करता है, कृषि जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट। सो 89%, तो मतलब थोड़ा नहीं, 89% जो आपका पानी इरिगेशन में यूज़ होता है, ठीक है, वो लगभग ऑलमोस्ट 89% पानी जो खेती में यूज़ होता है वो आपका ज़मीन के अंदर से, बोरिंग से, ट्यूबवेल से या कुएं से निकाल कर उससे जो है काम में लिया जाता है। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। और बच्चों जब डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर के सिनेरियो में आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट होता जा रहा है हर साल में, तो आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला जाए कि वो फिर निकालना इम्पॉसिबल सा हो जाए उसको, और फिर तो डायरेक्टली वो हमारी फूड सिक्योरिटी को और एग्रीकल्चर को जो है, इनकम सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर, दोनों को ये थ्रेट है, ठीक है, दोनों के लिए खतरा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए आंसर्स, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हैं। तो ब्लैक सॉइल पे सवाल है, ब्लैक सॉइल जिनको रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यार इरिगेशन को मेरे हिसाब से सिंचाई बोलते हैं, बाकी ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं आती है। ये थर्ड का क्या आंसर है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर जो है यहाँ पर फटाफट आप जो है मुझे बताएं। ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल यार फेमस सॉइल है, ठीक है, अपना जो ये दक्कन का इलाका है, इस इलाके में ये सॉइल मिलती है, ये ब्लैक सॉइल यहाँ मिलती है आपको, ठीक है। इट हैज़ ऑल दीज थिंग्स, सो यू हैव टू टेल मी। ठीक है, सो थर्ड का जो आंसर है यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल एग्जाम सुंदरम राहुल पटेल ने जो है सही जवाब दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों हाई पोरोसिटी होती है अमंग ऑल द सॉइल्स, ठीक है, हाई पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो मतलब पानी इस पे ऐसा नहीं कि बह जाएगा इस पे आकर, इसमें जो है एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, ये मिट्टी जो है मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार है, यहाँ पर ये सॉइल मिलती है,
ठीक है। ये सॉइल बच्चों रिच है पोटेशियम में और पुअर है कैल्शियम कार्बोनेट में, उल्टा है इसका। ये पुअर पोटेशियम में जो है पुअर है और कैल्शियम और कार्बोनेट जो है इसमें भरपूर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पोरोसिटी है। बाकी बच्चों इनको रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, इंडियन चरनोजम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कई सारी बातें हैं ब्लैक सॉइल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। कॉटन का खेती बहुत होती है यहाँ पर आजकल, जो है यहाँ पर गन्ना वगैरह शुगर केन वगैरह भी ज़्यादा चल रहा है। ओके, तो अच्छी मिट्टी बताई जाती है ये खेती के हिसाब से, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सदर्न गुजरात, इधर आपको मिलेगा ये, ठीक है। हॉट, इसको बच्चों ये सॉइल में एक और खास बात होती है, सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल होती है ये, मतलब जुताई की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, आपको गुडाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो सॉइल ये जो है सिकुड़ कर जो है स्क्वीज हो जाती है और पानी आता है तो अपने आप एक्सपैंड होती है। तो ये अपने आप प्रोसेस इसमें होता रहता है, ठीक है, स्क्वीजिंग और जो है एक्सपेंशन का। उसकी वजह से सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल्स भी कहा जाता है इसको, खुद ही जो प्लॉग कर लेती है अपने आप को। प्लॉगिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। प्लॉगिंग की ज़रूरत वैसे मिट्टी में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लॉगिंग की प्रक्रिया के दौरान जो है एटमॉस्फेयर से कई तरह की गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन वाइट्रोजन, ये गैसेस जो है मिट्टी में मिल जाती है जब हम गुड़ाई करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं मिट्टी की, ठीक है। तो ये अपने आप कर लेती हैं प्लॉगिंग, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए कि वजह तो ब्लैक सॉइल है, रेगूर सॉइल है, इंडियन चरनोजम है, ये वोल्केनो बेसाल्टिक रॉक से जो है बनी है ये सॉइल। ब्लैक इसका कलर है, टाइटेनिफेरस मैग्नेमेटिक कंपाउंड की वजह से जो है इसको ये ब्लैक कलर जो है आपको मिलता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट, सो इनर लाइन परमिट में बच्चों सवाल है ये, ठीक है। इनर लाइन परमिट आपको पता ही होगा, इनर लाइन परमिट क्या होता है, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। हाँ, ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, ठीक है। काफी सारी बच्चों चीजें हैं इसमें पूछने के लिए, क्योंकि है ना, इसलिए पूछते हैं, इसलिए अपन ने भी इसको कवर कर लिया। आईएलपी क्या होता है, इनर लाइन परमिट? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज योर ए इज द करेक्ट आंसर। राहुल ज्योति रेबी ने जो है सही जवाब दिया है। तो बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको पता है आज भी गई भारत के ऐसा कई पार्ट है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट की बात अगर मैं करूं तो, जहां पर अगर आप ऐसे नॉर्मली नहीं जा सकते हो कि मनुआ और गाड़ी उठा के पहुंच गए वहां पे, ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अधिकार है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों कुछ इलाके ऐसे संवेदनशील हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बच्चों आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी सरकार से, तभी आप जा सकते हो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में। ये नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में ये रूल जो है लागू होता है। इसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट, ठीक है। अरुणाचल में कई जगह आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा आप क्यों जा रहे हो, क्या काम है आपको, कब तक जा रहे हो। तो ये बात सही है, ठीक है। तो ये बच्चों स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है। जो गृह मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आपको दे सकता है ये, आपको चाहिए तो वहां से आपको मिल सकता है ये, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चों इनर लाइन परमिट का जो ये रिवाज है ये बहुत ही पुराना है, ये अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है। अंग्रेजों ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अंग्रेज चाहते थे ट्राइबल जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनमें सिर्फ वही जा पाएँ और हर कोई नॉर्मल इंडियन जो हैं वहाँ पर पहुँच ना पाएँ, कॉन्टैक्ट इनका ज़्यादा हो ना पाए। तो उन्होंने ये जो है इनर लाइन परमिट का सिस्टम जो है चालू किया था कुछ और नाम से, ठीक है, जिसको बाद में स्वतंत्र भारत में भी कंटिन्यू करा गया इनर लाइन परमिट के नाम से, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, नागालैंड वगैरह आप जा रहे हो, यू नीड दिस थिंग, ठीक है। श्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर करना है। फिफ्थ का क्या आंसर है, फिफ्थ डैश A B C D whatever। सो एरोसोल
इनमें से कौन कौन सा एरोसॉल जो है की कैटेगरी में आता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ का जो आंसर है डेंजरस बॉय ने सही दे दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं, प्रणाम ही हमने कबूल करा है आपका। तो बच्चों फिफ्थ का आंसर जो सही आंसर है वो डी, राहुल ने जो है सही जवाब दिया है। फिफ्थ का आंसर डी है यहाँ पर, ठीक है। एरोसॉल गैस क्या होता है? अगर एयर में बच्चों किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकल कुछ कुछ एयर के अलावा कुछ और अगर मिक्स हो जाए तो वो एरोसॉल कहलाता है। हवा, एयर प्लस, एरोसॉल का फुल फॉर्म होता है एयर प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट से बनता है। तो बच्चों फॉग एक एरोसॉल है क्योंकि पानी और हवा मिक्स होती है यहाँ पर। ऑटोमोबाइल की गैस जो होती है, जो एग्जॉस्ट में से निकलता है, जो धुआं निकलता है गाड़ियों में से, उसमें तो 50 तरह की गैसेस होती हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे कार्बन सूट के। तो ये भी आपके एग्जॉस्ट स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट स्मोक, ठीक है। क्लाउड्स भी आपके एरोसॉल में ही आते हैं, ठीक है। क्लाउड्स में भी जो है पानी और हवा जो है आपके मिल के रहते हैं। सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 2 3 यानी कि सारे ही ये जो है आपके एरोसॉल्स के एग्जाम्पल हैं। समझ गए आप? ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारे आपके कुछ ये अच्छा है, आप इसका वो भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। तो आप देखिए कैसे जो है एरोसॉल क्या है बच्चों। लिक्विड और गैस अगर है तो एरोसॉल है, सॉलिड और गैस है तो एरोसॉल है, गैस और लिक्विड है तो फोम कहते हैं हम उसको। लिक्विड्स आपने दो अलग अलग तरह के मिला दिए तो उसे एमल्शन कहते हैं, जो हमारा पेंट्स वगैरह में या और चीज़ों में काम आता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड को आपने मिला दिया तो सोल्यूशन कहला दिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जो आपने है मिला दिया पानी में, ठीक है। फोम जेल क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड। तो ये अच्छा एक चार्ट है, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुझे, बहुत आपकी एक्चुअल में आपका जो है दिमाग चेक करेगा, इसलिए आराम से इसका आंसर कीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा लॉज फिजिक्स टाइप क्वेश्चन, फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट आपको जो है लगेंगे यहाँ पर, बट आप सामान्य ज्ञान से भी कर सकते हो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6। कोई बात नहीं, आगे मत करना मिस्टेक, ठीक है। ये बच्चों प्रैक्टिस का ये फायदा है कि मिस्टेक यहाँ करनी है सारी वो यहाँ कर लो, ताकि वहाँ मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ मिस्टेक है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मिस्टेक हो गई तो सीधा पूरा एक साल जो है वो जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो 6th क्वेश्चन का क्या आंसर है, अच्छे से बच्चों समझिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से ताकि क्वेश्चन आप पढ़ पाओ हिंदी और इंग्लिश में, और आप देखिए और आप आंसर करिए। सिक्स्थ में जो आंसर है वो क्या है? डी तो नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर भी लिखिए आगे क्वेश्चन के। सिक्स्थ का आंसर क्या है? बी। यस, बी सही है, स्टडी स्ट्रीम। राहुल पटेल ने जो है सही जवाब दिया बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो आप समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा मुझे अब। तो बच्चों कह रहा है कि ये एक ऐसा डब्बा है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी मान लेते हैं, पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और इस डब्बे के अंदर जो है आपके एक धागा है, और इस धागे से जो है, इस धागे के नीचे जो है यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, ये कुछ यहाँ पर जो है बंधा हुआ है। पहले तो आप ये समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एलोंगेटेड एक धागा है, इसमें कुछ बंधा हुआ है, पानी के अंदर ये है डूबा हुआ है, ठीक है। इनसाइड द जार स्टोन है, बेसिकली पत्थर है। विल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द जार, ठीक है। तो वो जो स्ट्रिंग के बारे में पूछ रहा है, ये जो धागा है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है। तो ये कह रहा है कि धागा जो है खिंच जाएगा अगर जो है डेंसिटी जो है लिक्विड की बढ़ा दोगे आप, ठीक है। यानी कि लिक्विड की जगह मैंने इसमें तेल डाल दिया तो ये धागा जो है कह रहा है खिंच जाएगा, और मतलब और नीचे लटक जाएगा ये पत्थर, ठीक है। तो वो जो डेंसिटी अगर मैं इसकी बढ़ा दूंगा तो मेरे हिसाब से पत्थर पे जो है जो टेंशन है यहाँ पर, टी जिसे कहते हैं हम फिजिक्स में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो है घनत्व ज्यादा हो गया तो धागा ऊपर और चला जाएगा, बल्कि तो गलत बात है, ये उल्टा होगा। बल्कि अगर आपने डेंसिटी इंक्रीज कर दी तो जो लिक्विड है ये भी इसका जो है आपका जो ये जो प्रेस टेंशन है इस पर कम हो जाएगा, धागा जो है छोटा हो जाएगा, खिंचाव जो है कम पड़ जाएगा इस पर। अगर डेंसिटी हमने बढ़ा दी, स्ट्रिंग विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ द अर्थ वर टू इंक्रीज, ठीक है। दूसरे केस में कह रहा है कि सब चीजें सेम रहने देते हैं, धागा, पत्थर, पानी सब सेम है, लेकिन अर्थ का मास बड़ा हो गया। अर्थ का जो मास बड़ा हो गया तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा इस पे, इसको एक नीचे खींचेगा। उस केस में जरूर जो है इंक्रीज हो जाएगा ये जो धागे की जो लेंथ है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स जो है ज्यादा खींच रही है उसको अपनी तरफ, उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो जो बी स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। केवल दो जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, बाकी गलत है। समझ गए? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के वो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसके लिए ये आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो और कितने अच्छे से आप उनका जो है सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो दीज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन चेक द एक्चुअल इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस, ठीक है, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर सच अ जॉब विच यू आर एमिंग फॉर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नेचुरल फार्मिंग के नाम से आ चुका है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से आ चुका है प्रीलिम्स में, मेंस में, और कई जगह आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7। तो वो जो 7 का क्या आंसर है फटाफट बताइए, इतना भी आसान डिफिकल्ट नहीं है यार। 7 का जो आंसर है दैट इज योर ठीक है। और जो क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है, तो जो ये तो बिल्कुल भी जो है आंसर नहीं है। इट हैज़ हाई वाटर रिक्वायरमेंट, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो आपके कमर्शियल फार्मिंग में चले गए आप, ऑर्गेनिक, ओके। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जरूर इसमें यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल कुछ यूज़ नहीं होता है। इट एम्प्लॉय कर सकता है बच्चों एनिमल्स, और एनिमल्स से जो है वेस्ट निकला हुआ, ठीक है, ये कर सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। नेचुरल फार्मिंग में ऑब्वियसली एनिमल्स का यूज़ नहीं लोगे, और उनका जो है एक्सक्रीटा वगैरह का आप यूज़ नहीं लोगे तो फिर वो कैसे हो पाएगा काम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग प्लांट इज जीरो, ठीक है।
तो ये इसमें एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं हो पाती है, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से कुछ भी ना खरीदें और जो भी खेत में मौजूद है सामान, जो भी खाद वगैरह, वहीं से लोकल जो है उसको यूज़ लिया जाए। तो तीनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही हैं ये, ठीक है। हम थोड़ा ऑप्शंस गोलमोल हैं, लेट्स नॉट। ओके, तो बच्चों बजट में डिस्कस किया गया है और वैसे भी इस काफ़ी चलन है इसका, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो यू शुड हैव ऑल द नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। जैसे तो बच्चों जैसे हर चीज़ की स्टैटिस्टिक्स होती है, गणना होती है, गिनती होती है, ऐसी एग्रीकल्चर की भी होती है। सो उस पर अपने को ये सवाल लेना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो एट्थ में क्या आंसर है? एट्थ में जो आंसर है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ द, बताइए आप क्या आंसर है। इंडिया हैज़ करेंटली होल्ड द लार्जेस्ट लैंड एरिया सर एज ऑर्गेनिक वाइल्ड कल्चर इन द वर्ल्ड। तो एट्थ का जो आंसर है बच्चों, शायद कोई आप में से दे नहीं पा रहा है जवाब सही, तो कोई भी इसमें जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके बच्चों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार। द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन कह रहा है, तो आप देखो कॉमन सेंस से समझिए। ये कह रहा है कि 1960 के बाद ऐसा कोई भी साल नहीं आया जिसमें हमारा एग्रीकल्चर नीचे गया हो, ठीक है। ओके, तो बच्चों बहुत ज़्यादा चांस है इस बार बम्पर हार्वेस्ट हो गया हो, बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई, अगले साल सूखा पड़ गया एकदम से नीचे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर नीचे जिगजैग तो चलता ही है। और एग्रीकल्चर तो बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है। अभी जो है प्याज टमाटर जो है दाम नॉर्मल है, 5 दिन बाद क्या पता बहुत हाई हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो ऊपर नीचे होता रहता है प्रोडक्शन, यहाँ जैसे ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर ये बराबर सा हो गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर, फिर चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बड़ा टाइमलाइन दे दिया इसने कि 1960 से लेके अब तक बढ़ता ही रहा है, हमेशा सीधा ही रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बच्चों एरिया सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक वाइल्ड कल्चर, ऑर्गेनिक एरिया जो है सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन भारत में है। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत सबसे बड़ा। ओके, हालांकि काफ़ी इलाका भारत का जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, लेकिन थर्ड रैंक है उसका हमारा वर्ल्ड में। और देशों में ज़्यादा सर्टिफाइड एरिया है ऑर्गेनिक का, यानी कि उस इलाके में फिर सर्टिफिकेशन मिल जाता है एक बार, तो वहाँ पे जो भी क्रॉप होती है ऑर्गेनिक ही होती है। ये इसका फ़ायदा होता है, वरना आप कैसे पता लगाओगे कि क्रॉप जो है ऑर्गेनिक है, ये खाना जो आप खा रहे हो ऑर्गेनिक है या नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ईस्ट चाइना सी। पता है ना ईस्ट चाइना सी कहाँ है? कोरिया के नीचे, चाइना के ईस्ट में, ठीक है, फिलीपींस के ऊपर। तो बच्चों ईस्ट चाइना सी में इनमें से कौन सी नदी जो है गिरती है? इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th। यस, वेरी गुड। 9th में जो है ए इज द करेक्ट आंसर। तो यांगत्से रिवर है यार, नंबर 3rd है वर्ल्ड में, मतलब लंबाई के हिसाब से। तो सबसे बड़ी नदी जो है नाइल नदी है, सेकंड जो है अमेजन है, और थर्ड जो है वो यांगत्से है, चाइना में बहती है ये। ओके, तो पता होना चाहिए आपको ये कि अब थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की, तो पता होना चाहिए यार कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो यांगत्से जो नदी है वो आपके सही यहाँ पर जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो चाइना में निकलती है, यहाँ पूरा बहुत वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू नो रिवर इन चाइना, ठीक है। बड़े बड़े शहर देखो, वुहान आपका, ये
शंघाई सब इसी पे स्थित हैं। तो वो जो यांगत्जे रिवर को आप केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हो कि जो हम जो यू नो यहाँ पर अभी सोच रहे हैं, जो आपका नेशनल वाटरवे मिशन है, जैसे हम वाटरवेज के थ्रू जो है सामान को इधर से उधर या लोगों को इधर से उधर पहुंचाने का जो ये एम्बिशन लेके चल रहे हैं कि हमको जो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जैसे जो है, तो वो जो यांगत्जे रिवर उसका आइडल एग्जाम्पल है। और वो जो चाइना भी दुनिया में आइडल एग्जाम्पल है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। क्योंकि चाइना बच्चों लगभग 30-35 से लेके 40% तक जो उसका फ्रेट है, जो सामान जो इधर उधर भेजता है, वो पानी के रास्ते से भेजता है, नदियों वदियों का यूज करता है। तो उससे जो है लागत जो है बहुत कम आती है, पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, कई सारे फायदे हैं उसके। तो यहाँ पे हम चाइना से सीख सकते हैं। और यांगत्जे रिवर देखो आप, चाइना को बच्चों पूरा जोड़ रही है, पूरा बीच में से। तो ये बहुत अच्छा, एक तरह से ये एक रिवर नहीं है, ये बच्चों एक्सप्रेस हाईवे है। मान लीजिए आप चाइना में, इसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज जैसे समुद्र में चलते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज चलते हैं इसमें। और वो सामान जो है इधर से उधर चाइना में करते रहते हैं, ठीक है। सो वेरी केस स्टडी के तौर पे आप जो है इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडीज को बच्चों बॉक्स में बना के, हमेशा आपको ट्रिक बताता हूँ, ऑलवेज पुट केस स्टडीज बॉक्स में बनाकर, ऐसे 2-4 कुछ मैप बना दी, कुछ बातें लिख दी, फैक्ट लिख दिए, ठीक है। वो आपको वैल्यू जो है मार्क्स आपके डेफिनेटली इंक्रीज होगा उस आंसर में। एक और क्वेश्चन है वर्ल्ड मैपिंग से आपके, क्वेश्चन नंबर 10th। तो आपको इसको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जो है आपको अरेंज करना है इन सिटीज को। पहला कौन सा आएगा वेस्ट में, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट कोई नहीं, ट्राई करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th का क्या आंसर है, तो गाइस फटाफट बताइए। फुकेट थाईलैंड में है, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जो 10th का आंसर जो है आपके, करेक्ट जो आंसर है दैट इज द डी इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नो 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 नो, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले फुकेट पड़ेगा आपके, फिर आप और इधर चलोगे सिंगापुर पड़ेगा, फिर आप और इधर चाइना का वो जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वहाँ पे हांगकांग पड़ेगा, और शंघाई और भी इस तरफ है। चाइना का मैप जैसे यूं है, तो यहाँ पे आपका हांगकांग है, यहाँ जो है शंघाई, आप इसको हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे शहर हैं आ गए आपके इधर। तो बच्चों ये रहा आपका फुकेट, ठीक है। यहाँ पे गोला बना हुआ है, थाईलैंड में एक अच्छा सिटी है घूमने लायक, फुकेट बीच टाउन है। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर बढ़े, ईस्ट में चलना है अपने को, वेस्ट से ईस्ट में, वैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। इधर आप आए तो सिंगापुर है ये आपका, ठीक है। फिर आप और इधर चले तो ये हांगकांग है, ये भी न्यूज़ में रहता है अक्सर, और शंघाई एकदम ईस्ट में है, जापान फिर यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा आपका ये आपका सीक्वेंस रहेगा यहाँ पर, समझ गए आप। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स प्लेसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट लाई ऑन द सेम आइलैंड, ठीक है। सेम आइलैंड पे कौन सा जो है वो आपका यू नो लाई नहीं करता है। इवन एज टू और मोर रीजन्स माइट बिलोंग टू द सेम कंट्री, ठीक है। तो बच्चों इसमें कौन सा इलाका है जो कि सेम नहीं है, बटा हुआ है ये, ठीक है, ये आपको बताना है।
11th का आंसर क्या है आपको जो है बताना है। मतलब ठीक है, ठीक है। तो सुमात्रा बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सुमात्रा जो है आपका फैला हुआ है, सुमात्रा जो है आपका पूरा जो है आपके यहाँ पर जो है मल्टीपल आइलैंड्स में जो है ये कंट्री फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इंडोनेशिया है इस कंट्री का नाम। तो ठीक है, तो ये मल्टीपल आइलैंड्स में फैला हुआ है। सुमात्रा लाइज ऑन द डिफरेंट आइलैंड्स, ठीक है। तो सुमात्रा जो है आपका कई आइलैंड्स में फैला हुआ है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने बहुत बात करी थी इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12th। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बच्चों कब डिक्लेयर करी जाती है, क्यों करी जाती है और वो क्या है, इसका यूज है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में। कौन इसे डिक्लेयर करता है, क्या फायदा होता है इसका किसानों के लिए। तो एमएसपी पे एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12th, प्लीज डू इट। शोगेश, एमएसपी में जो है आपकी राहुल ने सही जवाब दे दिया है, अंकिता ने भी सही जवाब दे दिया है। बिफोर द सोइंग सीजन, तो गाइस बुआई का जो समय होता है उससे पहले ही किसान को पीस ऑफ माइंड देने के लिए, किसान को आश्वस्त करने के लिए कि भाई तुम खेती करो, तुम बीज लगाओ, पौधा उगाओ, फसल हार्वेस्ट करो, प्राइस पहले ही फिक्स्ड है कि इतना प्राइस तो सरकार तुम्हें दे ही देगी। इसे हम कहते हैं एमएसपी। मार्केट में उस 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब तुम्हारी फसल पक के तैयार हो जाए, कुछ भी प्राइस हो, अगर उस पर तुम्हारी मर्जी हो तो उस पर बेच देना मार्केट में, नहीं तो हम तो, सरकार तो खरीद ही लेगी एमएसपी के भाव पे, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जो है बच्चों, वो आपके डिसाइड करता है एमएसपी कितनी होनी चाहिए, और पब्लिक कर दिया जाता है इसको बुवाई के समय से पहले ही, ताकि किसान सोच समझ के डिसीजन ले सके, उसको लगे कि हाँ भाई मिनिमम मुझे इतना तो मिलेगा ही, तो ही वो उस क्रॉप को उगाए, वरना वो ना उगाए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है फिर वो इसको पब्लिक करती है, बट डिसाइड जो करता है बच्चों, निकालता है ना वैल्यू, ये जो है एक्स की जो वैल्यू है वो आपके कैबिनेट, यू नो, ये आपके सीएसीपी जो है डिसाइड करता है। एंड बिफोर द बुआई के मौसम से पहले इसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। एमएसपी का आपको पता है बहुत बड़ा इशू है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर लोकल पॉलिटिक्स में और पीडीएस में, और जो है कई तरह से जो है इसका भी, जो किसान के आंदोलन हुए थे वो भी एमएसपी से ही रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। weight losing raw material, what do you understand by the weight losing raw material, question number 13th। तो 14th का जो आंसर है दैट इज द सॉरी 13th का आंसर क्या है, 13th है ना, या 13th का आंसर जो है आपके समझो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है।
तो वो जो वेबर ने ये थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी, कि इंडस्ट्रियों को कहाँ लगाया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हासिल किया जा सके। तो वेबर एक, वो जो मार्क वेबर एक व्यक्ति थे, जोग्राफर थे, तो उन्होंने बोला कि दो तरह की इंडस्ट्री होती, तब उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल था उनका। तो उन्होंने बोला वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है कुछ, तो जैसे कोयला होता है बच्चों, उसमें आधा तो वेस्ट होता है कोयला, ठीक है, उसमें आधा राख होती है, फालतू की कार्बन होता है जो कुछ काम का नहीं होता है। तो बच्चों कोयले से संबंधित अगर कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे आयरन एंड स्टील है, तो बच्चों उसमें कोयला बहुत जलता है, तो कोयला जलने के बाद तो बेकार हो जाता है, लोहा चाहिए हमें, तो स्टील चाहिए। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को वेबर ने बोला जैसे कि रॉ मटेरियल के पास हुए तो बेहतर है, क्योंकि वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। कई बच्चों वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड। अब बच्चों ब्रेड में क्या है, आपके गेहूं और आपके चीनी, और उसको फिर फुलाना पड़ता है, फर्मेंटेशन होता है, तो वो वेट गेन कर लेती है, गेहूं जो है वेट गेन कर लेता है ब्रेड बनने की प्रक्रिया में। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वेट गेनिंग इंडस्ट्री है ये, ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें मिलकर वेट गेन हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है मार्केट के पास होनी चाहिए, और जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है तो वहीं रॉ मटेरियल के पास, वहीं निकाला विकाला, वहीं फेंका जो काम की चीज़ नहीं थी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है आप आगे ले जाइए। तो ये होता है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। It is not profitable for the companies to the transport the raw coal to the long distance, as a lot of coal content is not useful. Content उसका अधिकतर यूजफुल नहीं है, तो वो वेट लूजिंग है। तो सलाह यहाँ पर यही है कि इसको जो है आप रॉ मटेरियल के जो है पास में ही आप इसको लगाएं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो बल्कि होता है कोल, लूजेस वेट कर देता है ये, ठीक है, नॉट प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ऑलराइट। करंटली अब आईआर के क्वेश्चंस में आ गए हैं हम, ओके। सो कुछ ग्रुपिंग्स है यहाँ पर, आपको बताना है इंडिया इनमें से किसका पार्ट नहीं है। काफी सारे सब न्यूज में रहता है, क्वाड, आरसेप, आसियान, इनमें से इंडिया कौन से ग्रुप का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कह लीजिए, या आप ग्रुपिंग कह लीजिए, या इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, इनमें से इंडिया किसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th। फोर्टीन का जो आंसर है यहाँ पर वो आपके अंकिता ने जो है सही बता दिया है। तो ए बच्चों सही इसका आंसर है, लेकिन ए बच्चों अब जो है आपका यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आरसेप से हम आउट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट करंट अफेयर्स अपना पूरा अपडेटेड है, चिंता मत करिए आप। तो बच्चों पहले जब ये क्वेश्चन बना होगा तब शायद थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, तो तब गाइस चल रहा था कि इंडिया भी आरसेप का पार्ट होगा, लेकिन आपको पता है कि इंडिया ने ऑफिशियली जो है मना कर दिया। और तो आरसेप में पहले 16 कंट्री होने थे इंडिया को मिलाकर, तो अब 15 ही कंट्री रहेंगे, इंडिया इसका पार्ट नहीं रहेगा। तो आरसेप के हम मेंबर नहीं है। आसियान में हमारा कोई मतलब नहीं है, आसियान से हालांकि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो 10 देश हैं ये हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इसमें भी इंडिया नहीं आता है। क्वाड में बच्चों हम जरूर हैं, ठीक है, क्वाड में 4 देश हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। नेटो में भी हम नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक। तो 3 ही सही करेक्ट आंसर है। अब बी आंसर है वैसे इसका, लेकिन अब आरसेप के हमसे हम आउट हो चुके हैं, हमने मना कर दिया ऑफिशियली। 8 साल लग गए हमको डिसाइड करने में ये, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम आरसेप के पार्ट नहीं बनेंगे, एंड क्वाड के तो जरूर हम हैं। सो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आसियान के 10 देश हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। ये आपका आरसेप का जो है मैप है, पर इंडिया अब इसमें नहीं है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वाड है, ये बहुत अच्छा मैप है। क्वाड पे 2 बार बच्चों कॉन्सिक्यूटिवली सवाल आ चुका है मेंस एग्जाम में, और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और हॉट टॉपिक है ये। तो जापान बच्चों एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है ऐसे, चाइना उसको एशियन नेटो भी कहता है,
ये जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की कंबाइंड इसमें जो है डेमोक्रेटिक देश हैं ये, ठीक है। ये चाइना को बेसिकली काउंटर करने के लिए हमने बनाया है क्वाड, ठीक है। अब तो चाइना को काउंटर करना जरूरी है, सो फॉर दैट क्वाड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, सो दैट इज द पर्पस। और वैसे क्वाड डायरेक्टली नहीं बोलता कि हम जो है चाइना को काउंटर करते हैं, बट हाँ उसका जो मोटा मोटा जो एम है वो चाइना का दबदबा जो है इलाके में उसको कम करना है, ठीक है। ये नेटो की कंट्रीज हैं, नेटो की कंट्रीज आजकल बहुत रहते हैं न्यूज़ में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें जो नॉर्थ अमेरिका के दो कंट्रीज हैं, अमेरिका आपका यूएसए और कनाडा, बाकी यूरोप के देश हैं इसमें। तो ये अटलांटिक के जो देश हैं चारों तरफ ये इसमें है नेटो, एक मिलिट्री अलायंस है ये। वो कोल्ड वॉर के समय का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना हुआ बहुत ही नामी गिरामी मिलिट्री अलायंस है नेटो, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द जीएसपी, ओके। इस पे बच्चों सवाल की उम्मीद है हमें कई समय से, बट इस पे सवाल नहीं पूछा है प्रीलिम्स में, शायद मेंस में पूछा है नहीं पूछा, आई एम नॉट श्योर। बट मेंस में कई तरह के सवाल ऐसे जरूर पूछे गए हैं जिसमें आप इसको यूज कर सकते थे इस कंसेप्ट को, और प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है ये जीएसपी क्या होता है। यस, सो जीएसपी क्या होता है, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो 15 का क्या आंसर है, फटाफट आप बताइए, ठीक है। तो जीएसपी में आपको बहुत सिंपल करके बताऊंगा, क्योंकि गाइज ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, इसको आप रट के जाओगे तो ज़रूर भूल जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रट नहीं सकते हो आप। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है जीएसपी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड रे, ऑल राइट रे राहुल, वेरी गुड। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो जीएसपी जो था सिस्टम, वो डब्ल्यूटीओ लेके आया था, ठीक है। वो डब्ल्यूटीओ लेके आया, ठीक है। जीएसपी का जो सिस्टम था वो डब्ल्यूटीओ लेके आया। डब्ल्यूटीओ ने ये बोला, डब्ल्यूटीओ बच्चों हालांकि ये उसका जो फंड मोटा मोटा काम करने का तरीका वो ये है कि भाई कोई भी पक्षपात ना हो, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कोई भी देश करता है, किसी को कोई स्पेशल प्रेफरेंस ना दी जाए, कोई कंट्री किसी को स्पेशल प्रेफरेंस ना दे, सब पे एक समान ड्यूटी लगाए, सबको एक ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से जो आम आ रहे हैं तो मैं उस पर जो है ड्यूटी ज़्यादा लगाऊंगा, और कहीं और से आ रहे हैं तो मैं उस पर ड्यूटी जो है कुछ और लगाऊंगा। सब पे बराबर रहे ड्यूटी, ताकि एक बैलेंस बना रहे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने बच्चों यहां पर कहा कि अगर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएसए, यूरोप, ठीक है, यूरोप के और कंट्रीज, डेवलप कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, बच्चों ये अगर चाहें, अगर इनका दिल बड़ा है तो, अगर इनका बड़ा है दिल तो ये जीएसपी का यूज ले सकते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का। और जो डेवलपिंग देश हैं, गरीब देश हैं अफ्रीका के, या जैसे कि इंडिया है डेवलपिंग है, चाइना है, इनको खास रियायत दे सकते हैं। इनको बोल सकते हैं कि भाई तुम चलो अभी डेवलप हो रहे हो, तुम्हारे से सामान हम ले लेंगे और उस पर ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे या नाम मात्र की लगाएंगे। तो बच्चों ये जीएसपी का प्रोविजन है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देंगे तुमसे लेने में सामान, ठीक है, प्रेफरेंस भी तुमको देंगे और तुम पे ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे। तो ये बात जो बढ़िया, इंडिया और चाइना बहुत फायदा उठा रहे थे इसका, ठीक है। इंडिया और चाइना का माल जो है यूएसए में आराम से एंटर कर जाता था, कोई ड्यूटी कुछ ज़्यादा लगती नहीं थी। लेकिन ट्रम्प सरकार ने बच्चों जीएसपी का जो फायदा था इंडिया और चाइना के लिए बंद कर दिया। ट्रम्प सरकार ने बोला कि इंडिया चाइना को कोई ज़रूरत नहीं है जीएसपी की, वो बहुत वैसी इकोनॉमी बन रहे हैं, तगड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, हम उनको कोई ये जीएसपी का फ़ायदा नहीं देंगे। तब से ये जो है मुद्दा बड़ा हॉट हो गया है, ठीक है, और पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो जीएसपी का फ़ायदा हमको अमेरिका अब नहीं देता, और अमेरिका हमारा बहुत बड़ा, आपको पता है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा हमारे उस पर। तो ये है जीएसपी, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15th, ओके, क्वेश्चन नंबर 15th, सी इज द करेक्ट आंसर,
समझ गए आप जीएसपी? जीएसपी आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ऑलराइट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो ये बताओ जीएसपी है लार्जेस्ट ऑर्डिनेंस ट्रेड प्रेफरेंस है, तो इसमें से हम हट गए हैं यूएस। ओके, ने हमको हटा दिया है इसमें से। तो आप बेनिफिशियरी कंट्री में होने चाहिए अगर आपको जीएसपी का फ़ायदा उठाना है, आप किसी गरीब देश में या डेवलपिंग देश में होने चाहिए। आपका सामान जो है वो भी आप आना चाहिए जीएसपी में। ऐसे नहीं आप गरीब देश में तो आप कुछ भी भेज दोगे बाहर, वो सामान जो आप भेज रहे हो वो भी जो है लिस्ट में होना चाहिए। तो अगर दोनों ये आपके कंडीशंस पूरी हैं तो जो है आप इसको आगे बढ़ा सकते हो जीएसपी को, ठीक है। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम योर आईआर, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हाल ही में इंडिया इसका मेंबर बना है, आपको पता ही है, ठीक है। 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया को साथ में मेंबर बनाया था। इसमें आपको क्या पूछा है यहाँ पर, इनमें और एससीओ के मेंबर और कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजिकिस्तान और कौन कौन से? इंडिया पाकिस्तान तो है वो तो सबको पता है, उनके अलावा चाइना है, रशिया है, वो भी सबको पता है। इन चारों के अलावा और इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं? क्वेश्चन नंबर 16। मनीषा कुमारी, फरहीन, राहुल, इन्होंने सही जवाब दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 4 यानी कि कजाकिस्तान और तजिकिस्तान। बच्चों बेलारूस जो कि हालांकि अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है रशिया का, बिल्कुल खुल के बिल्कुल समर्थन कर रहा है रशिया का, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग हो सकता है ये कि रशिया का इतना खास दोस्त है तो एससीओ में कैसे अब तक नहीं है वो, तो नहीं है अभी आगे उसके, लेकिन कह रहे हैं कि वो जुड़ सकता है, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में नहीं है वो। तो आज की तारीख में कजाकिस्तान और तजिकिस्तान ही जो हैं एससीओ के मेंबर हैं, बाकी भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है और देश हैं, ठीक है। तो ये आपका एससीओ में जो हम लोग जुड़े थे। ओके, अभी बच्चों 8 मेंबर हैं टोटल। ओके, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और लाइन में खड़े हैं ये लोग, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, इनको भी आगे जाकर माना जा रहा है मेंबर बना लिया जाएगा जल्दी। और जो अगली कतार है वो नीचे अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, इनका भी नंबर आ सकता है आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात है। तो 2001 में बच्चों हालांकि एससीओ को पहले जो है शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसको जो है एससीओ नाम पड़ गया इसका, ठीक है। फिर इसका चार्टर आ गया 2002 में और एससीओ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। बाद में इसका विस्तार जो है होता रहा, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क, सेवनटीन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर, ठीक है। तो जो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है यार, बहुत न्यूज में रहता है, बहुत चर्चा में रहता है, एक बार करंट अफेयर्स पढ़ नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो गाइस ब्लू डॉट नेटवर्क यहां पर जो है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क बच्चों एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना का प्रोजेक्ट है, जैसे कि चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें चाइना दुनिया भर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पैसा दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। ऐसे ही बच्चों वेस्टर्न कंट्रीज को भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए,
तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन्होंने ये ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया है। तो इसमें बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर ठप्पा मिल जाए ब्लू डॉट का, तो उसको जो है फिर फंडिंग जो है ये देश करेंगे, और उसको फंडिंग फिर बाकी एजेंसीज, बाकी बैंक्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मुहिम है जो कि छेड़ी है डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चाइना के जो अगेंस्ट हैं, उन्होंने बीआरआई को काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ठीक है, यूएसए वगैरह, इन्होंने जो है काउंटर करने के लिए चाइना को, आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो कोई भी गाइस जिस कंट्री अगर दोस्त है कंट्रीज का, तो वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको ब्लू डॉट का ठप्पा मिल गया तो उसको आसानी से जो है क्रेडिट मिल जाएगा, उधार मिल जाएगा, फंडिंग मिल जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जा सकता है। ये है आपका ब्लू डॉट नेटवर्क, समझ गए आप, ठीक है। टू एनकरेज द डेवलपमेंट बाय सर्टिफाइंग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ट्रांसपेरेंट मैनर में, चाइना की तरह नहीं, चेकबुक डिप्लोमेसी और हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है ब्लू डॉट नेटवर्क। आप इसको चाइना वाइना के आंसर में या और किसी कंट्री के आंसर में भी यूज कर सकते हो एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट विल बिल्ड टुगेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज टू डेवलप द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है ब्लू डॉट नेटवर्क आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपके लिए यहां पर लिखी हुई है, क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है? गुड आफ्टरनून कुंज, ठीक है। तो बच्चों 18वें का क्या आंसर है? एटीनथ का जो है आंसर यहाँ पर डी है, बिल्कुल सही बोल दिया है कृष्ण ने, राहुल ने, ठीक है। बच्चों आईसीजे जो है आपके एक यूएन का कोर्ट है, ठीक है, यूएन का कोर्ट है। तो यूएन के जो ऑर्गन्स हैं, 5 ऑर्गन है यूएन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ईसीओ एसओसी, आपका द यूएन सेक्रेटेरिएट, और जो लास्ट बचा आपका वो है आईसीजे, जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है ये, ठीक है। रोम स्टैट्यूट की तरह से नहीं बनाया बच्चों, यूनाइटेड नेशन ने बनाया इसको, रोम स्टैट्यूट की तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया, नॉट द आईसीजे, इट इज द आईसीसी। तो दिस इज रॉन्ग, ओके। द सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट इन द न्यूयॉर्क। तो बच्चों इकलौता यूएन का ऑर्गन है जो अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश में है, नीदरलैंड में पीस पैलेस में है ये,